अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 का सेकंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ना है। हमने गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स स्टार्ट किया हुआ था। गैसेस और लिक्विड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड्स का पोर्शन। सॉलिड्स क्या है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लिक्विड्स में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं यूजुअली, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी। डेंसिटी को तो हम लोग मेजर कर लेते हैं ना, ग्राम पर क्यूब डेसीमीटर और ग्राम पर मीटर में। जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो ग्राम पर क्यूब डेसीमीटर में डेंसिटी ली जाती है। लिक्विड में डेंसिटी को हम लोग लेते हैं ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर में। बट whenever you talk about specific gravity is the ratio of the density of any substance with respect to the substance taken as standard. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग लिक्विड्स की बात कर रहे होते हैं तो हम वाटर की डेंसिटी को लेते हैं। जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन को या एयर की डेंसिटी को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय दैट स्टैंडर्ड डेंसिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं। लिक्विड के लिए हमने बोला वाटर को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और गैसेस के लिए हम लोग हाइड्रोजन या एयर को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। सॉलिड्स are of two types, crystalline solids and amorphous. अमॉर्फस सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर रबड़ की बात करें, ग्लास की बात करें, दीज आर कंसीडर टू बी द अमॉर्फस सॉलिड। या जेल लाइक जो सॉलिड्स हैं उनको भी अमॉर्फस सॉलिड में कंसीडर किया जाता है। और इनमें यहाँ एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स का नाम भी दिया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। एक्चुअली जब लिक्विड रैपिडली कूल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स को इतनी जगह, इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर अपने आप को अरेंज कर सकें। तो वो एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। लोग अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम भी देते हैं। इवन जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जैसे H2O जो है वो आइस की फॉर्म में लें तो इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जब हम लोग इसको सुपर कूल करते हैं, रैपिडली कूल डाउन करते हैं, तो ये भी अमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बर्फ आमतौर पर खरीदने जाते हैं ना, तो एक होती है शीशा बर्फ सी, और जिसमें से जो ट्रांसपेरेंट होती है, और दूसरी आपको नजर आ रही है डल सी। तो जो जो ट्रांसपेरेंट बर्फ बनी हुई होती है वो एक्चुअली सुपर कूल्ड किया गया होता है। रैपिडली जब कूल डाउन होता है वाटर, तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमॉर्फस सॉलिड बनाता है। क्रिस्टलाइट्स एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ पोर्शंस ऐसे आ जाते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में छोटा सा पोर्शन एक ऐसा आ जाता है के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह की स्पेसिफिक अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। उसे हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टलाइट का। दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट, अ स्मॉल पोर्शन इन द which have a specific structure or specific arrangement will be called as crystallite. Properties of crystalline solids, एक तो इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का पता मतलब है एग्जैक्टली एट द सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दे मेल्ट डाउन। आइस के लिए आप मेल्टिंग पॉइंट जीरो लेते हैं, तो जीरो के अलावा कोई मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है आइस सारी की सारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। इसके साथ पर्टिकुलर 3D अरेंजमेंट इनकी एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ एक खास अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है, और अगर हमारे पास की अरेंजमेंट हो तो अगले पोर्शन की अरेंजमेंट हम लोग जज कर सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं अगले पोर्शन की अरेंजमेंट का। अ पर्टिकुलर 3D अरेंजमेंट इज एग्जिस्ट देयर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है, लफ्जी मतलब ब्रेकअप करना, तोड़ना, काटना। जैसे ये ग्रेफाइट है, इसके क्लीवेज प्लेन पैरेलल टू द लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें तो अगर ये कार्बन कार्बन के जो विद इन द लेयर, दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो इन बिटवीन द लेयर बॉन्ड्स हैं, ये वाले जिनको डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से हम लोगों ने शो किया, दीज आर वॉन्डरवॉल बॉन्ड। ये वीकर बॉन्ड्स हैं, ये वाले स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं। तो अगर आपने इसको परपेंडिकुलर टू द लेयर ब्रेकअप करना हो तो इट इज डिफिकल्ट। बट अगर इसको पैरेलल टू द लेयर अगर आपने ब्रेकअप करना है, काटना है, तो इट इज मच इजियर। सो क्लीवेज एग्जिस्ट हियर parallel to the layer where the cutting down of the crystals would become easy.
तो ये कुछ किस्म के सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, सब में नहीं। एनाइसोट्रॉपी, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, whenever you take a physical property and that physical property show different in different direction. For example, अगर हम लोग कंडक्टेंस लें तो ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द लेयर, लेकिन पैरेलल टू द लेयर लें तो इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। पैरेलल टू द लेयर इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, पैरेलल टू द लेयर इस साइड पर अगर लें तो दैट वन विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट टॉप टू बॉटम अगर हम लोग perpendicular to the layer, it will not be a good conductor, ये bad conductor of electricity है because यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो कंडक्टेंस इज द सेम प्रॉपर्टी बट that show different intensity along different direction. This behavior is called as anisotropy, के एक ही प्रॉपर्टी अगर along different direction different किस्म के बिहेवियर को शो करे तो हम लोग इसको anisotropy का नाम देते हैं। Cleavage is also an anisotropic behavior because cleavage भी parallel to the layer possible है और perpendicular to the layer मुश्किल है। सिमेट्री का मतलब अगर किसी क्रिस्टल को या किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करें या आप उसके दरमियान में कोई प्लेन रखें या आप उसके लिए कोई सेंटर ऐसा कंसीडर कर लें तो जिसके गिर्द वो सिमेट्रिक डायग्राम दे हमेशा, लाइक एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करने पर वो सेम फेस 2 3 4 दफा शो करे, तो मतलब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। अगर एक प्लेन उसमें से पास आउट करें और उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का एग्जैक्टली मिरर इमेज बन जाए तो तब भी हम कहते हैं कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर आप सेंटर उसमें एक लें तो उस सेंटर के हर साइड पर, दोनों साइड पर सेम तरह के एटम्स उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर सेम तरह के एटम्स एग्जिस्ट, तो दैट वुड आल्सो बी कॉल्ड एज अ सिमेट्री, उसको भी हम लोग सिमेट्री का नाम देते हैं। तो सिमेट्री एग्जिस्ट करती है डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिमेट्रिक बिहेवियर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं एंड दोज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री। इस तरह करके हम लोग लेते हैं उनको, सिमेट्री में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इसकी डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल इस है कि जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं तो उसके लिए एक खास मेथड यूज करते हैं क्रिस्टल डिवेल्प करने का। अब वो क्रिस्टल डिवेल्प करने का जो मेथड यूज किया जाता है, अगर उस मेथड को सेम रखें तो हमेशा सेम टाइप की क्रिस्टल डिवेल्प होगी। अगर आप उस मेथड को चेंज कर दें तो जो क्रिस्टल डिवेल्प होगी वो सेम टाइप की नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो हमें हमेशा क्या देता है, क्यूबिक क्रिस्टल देता है, लेकिन NaCl के अंदर अगर हम लोग 10% यूरिया ऐड करके क्रिस्टलाइजेशन करें तो मोनोक्लिनिक टाइप की क्रिस्टल्स बनती हैं। तो इम्प्यूरिटी एडिशन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, ये पॉइंट ये ध्यान में रखना है। एक सब्सटेंस एक खास अंडर स्पेसिफिक कंडीशन खास क्रिस्टल देती है, जैसे ही हम लोग उस कंडीशन को चेंज कर दें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आयनिक कंपाउंड जो है वो यूजुअली ये फिनोमिना शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब लिया जाता है हालत से, शेप से। अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो तो हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स का नाम देते हैं। इन सेम एटॉमिक रेशियोज होती हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दोनों ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल्स बनाते हैं, दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है और दोनों में एटम्स की रेशियो क्या है, पोटेशियम 1 नाइट्रोजन 1 3 ऑक्सीजन 1:1:3। यहाँ भी 1:1:3 एग्जिस्ट करती है। तो दे हैव द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। और एक पॉइंट याद रखना है, आइसोमॉर्फ्स को एक दूसरे के अंदर मिक्स करके हम लोग इनके किसी भी रेशियो के सॉल्यूशन बनाएं तो इनको सेम सॉल्यूशन से उन रेशियोज में क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। यूजुअली बाकी सब्सटेंसेस अलग अलग जिनके क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट है उनको हम लोग पोजीशन में या उनको एक खास स्टोइशियोमेट्रिक में क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनका अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाए 1:1 में बनाए तो इनकी क्रिस्टल जो बनेगी उनमें भी 1:1 है, इनकी मिक्सिंग शो होगी। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी morph states if one compound exists in more than one crystalline form, कंपाउंड सेम है
लेकिन वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट दो तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्राइगोनल फॉर्म है इसकी विच इज कैल्साइट, एंड ऑर्थोरम्बिक फॉर्म है, इसको एर्गोनाइट का नाम दिया जाता है, एरागोनाइट। तो ये दोनों इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है सेम कैल्शियम की। So these two crystalline forms, existence of calcium carbonate in two crystalline form will be called as polymorphism. These are called as polymorphs of each other. एलोट्रॉपी, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जैसे सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, दो फॉर्म है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसी तरह ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, तो वो दोनों उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के एलोट्रॉप कहलाते हैं। Transition temperature, it is that temperature at which one crystalline form is converted to another crystalline form. मतलब फॉर एग्जांपल सल्फर जो मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर है, वो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अगर एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर के ऊपर आप उसको छोड़ दें या उसी टेम्परेचर पर कांस्टेंट ले लें, तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स, दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो एक खास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। दैट टेम्परेचर एट विच दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटस विल बी कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। और यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड लेंथ। ए अलोंग एक्स एक्सिस लिया हमने, सी अलोंग जेड एक्सिस और बी अलोंग वाई एक्सिस। तो जरूरी नहीं है आपने ए अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, आप ए इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ए बी सी को अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन ये जो एंगल है इनको आप लोगों ने स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक लेना है। ए और सी के दरमियान जो एंगल लिया जाएगा बीटा, ए फॉर अल्फा, गैमा, तो ना अल्फा लेना है ना गैमा, उनका तीसरा जो है बीटा। अब ए और बी के दरमियान ए फॉर अल्फा बी फॉर बीटा दोनों नहीं आने, तीसरा कौन सा रह गया? गैमा। सी और बी के दरमियान सी फॉर गैमा बी फॉर बीटा दोनों नहीं आने, तीसरा कौन सा रह गया? अल्फा। तो इनके लिए रूल्स हैं, एंगल आपने ए सी के दरमियान बीटा लेना है, ए और बी के दरमियान और सी और बी के दरमियान अल्फा लेना है। ए बी सी को अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं, एक दफा ए बी सी को ले लिया तो उसके मुताबिक फिर एंगल्स को आप लोगों ने नाम देना है। अब ये यूनिट सेल आपस में कंबाइन होकर एक मुकम्मल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लेटस। उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल लेटस। इट इज अ क्रिस्टल लेटस, ये कंप्लीट क्रिस्टल लेटस है और इसमें बहुत सारे यूनिट सेल हैं। कितने? 2 4 4 8 4 12 यूनिट सेल की ये एक लेटस बनी हुई है। इट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटस। तो डेफिनेशन क्या होगी? a 3-dimensional array of unit cells will be called as crystal lattice। अच्छा, आयनिक सॉलिड्स हैं, ऐसे सॉलिड जिनमें सिर्फ जस्ट आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे आपके NaCl है, इट इज एन आयनिक सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट है, आयनिक सॉलिड। इनमें कुछ चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट है रेडियस रेशो, यानी केटाइन और एनाइंस की रेडियस की रेशोज क्या है, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस रेशो। ऐसे आयनिक सॉलिड जिनकी रेडियस सेम होती हैं, ऐसे आयनिक सॉलिड जिनकी रेडियस रेशियो सेम होती हैं, उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होती है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है भुरभुरापन देना, लाइक ब्रिटल बिहेवियर देते हैं। आयनिक सॉलिड्स के ऊपर अगर आप स्ट्रेस डालते हैं तो ये टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ये बेंड नहीं होते, किस्म का डक्टाइल या मिलायबल बिहेवियर शो नहीं करते। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इसी वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे फिनोमिना देते हैं। कोवेलेंट सॉलिड दो तरह के होते हैं, लेयर्ड एंड जाइंट स्ट्रक्चर। जैसे डायमंड जो है वो जाइंट स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड टू बी अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये लेयर्ड और जाइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड, इनके अंदर जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये अगर की शक्ल में हो, जाइंट फॉर्म में हो, तो दीज आर लेस रिएक्टिव और इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। और अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में हो तो दे आर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बट दे आर इनसोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, और आपने इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को
याद रखना है एग्जाम्पल लेते हुए वाटर की, वाटर अगर आइस की फॉर्म में हो तो इट्स अ मॉलिक्यूल। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म में हो, इट्स अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ग्लूकोज, चीनी, ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर कहलाएंगे। अगर इनमें जैसे आयोडीन है तो इनमें नॉन पोलर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस टाइप फोर्सेस एग्जिस्ट करें तो दे विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर। इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। पोलर विल बी सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में CCl4 बेंजीन एटसेट्रा उनमें सॉल्युबल होंगे, जबकि पोलर जो है वो वाटर में इथेनॉल मिथेनॉल एटसेट्रा में। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो आपको थ्योरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ज़हन में रखनी है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्ड कौन कौन सी हैं? पहली थ्योरी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी, या उसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी का नाम भी, या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का नाम भी देते हैं, कि मेटल के जो बाहर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पूल बना के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। इसी तरह दूसरी थ्योरी थी वीबीटी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हम लोग मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है कि मेटल्स के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली दूसरे मेटल एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, बट दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड बट डीलोकलाइज्ड नेचर। वो बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। तो उनके बनने टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवेबल रहते हैं या मोबाइल रहते हैं। तो दैट एज सेकंड वन थ्योरी वीबीटी। थर्ड वन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी का नाम भी देते हैं, कि जो एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली एनर्जी बैंड्स बना रहे होते हैं। तो उन एनर्जी बैंड्स के दरमियान गैप जो है वो डिसाइड करता है कि वो मेटल्स होंगी नॉन मेटल। तो मेटल्स के अंदर वो जो एनर्जी गैप है, बैंड मतलब कंडक्शन बैंड के दरमियान और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी गैप कम होता है या ना होने के बराबर होता है, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। सो मेटेलिक सॉलिड डक्टाइल और मेलाएबल, इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं। मतलब इन पर हम लोग प्रेशर डाल के इनकी हैमरिंग करके इनको वायर्स और शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के अच्छे कंडक्टर हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स, जो हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं उनकी कुछ दी हुई हैं आपको, डायग्राम दी हुई हैं। क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में ये तीनों साइड लेंथ सेम होती हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक है। क्यूबिक जो है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्यूबिक क्रिस्टल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स एग्जिस्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब अगर इनके फेसेस पर भी एटम ऐसे दरमियान में आ जाए तो दे विल बी कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दरमियान में बॉडी के अगर एक एटम आ रहा हो दे विल बी कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में साइड सेम होती हैं, तीसरी साइड उसके इक्वल नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल। मतलब एक साइड लेंथ चेंज हो जाती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी, बाकी एंगल उसी तरह से है। ऑर्थोरम्बिक, ऑर्थोरम्बिक में तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो जाती है, ए बी और सी की, एंगल तीनों 90 डिग्री रहते हैं। इसमें तीनों साइड सेम है, इसमें डिफरेंट हो जाती है, इसमें तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो जाती है। फिर हेक्सागोनल, हेक्सागोन 6 कोनों वाला, तो इसकी ये दो जो सेम साइड है, इक्वल साइड है ए और बी, ये एक दूसरे के साथ हेक्सागोन बना रही होती हैं और तीसरी साइड इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अल्फा और बीटा यानी ए का भी और बी का भी दोनों एंगल 90 के हैं, और तीसरा एंगल जो ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है, ए का सी के साथ एंगल भी 90 बन रहा है, बी का सी के साथ एंगल भी 90 बन रहा है, लेकिन जो एंगल ए और बी के दरमियान बन रहा होता है ये वाला, इट्स 120 डिग्री। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल। रोम्बोहेड्रल में क्या है?
ए बी सी तीनों इक्वल हैं, लेकिन एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन फॉर्म विल बी कॉल्ड एज रोम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक, इसमें ए और बी सेम है, सी विल नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, और एंगल, दो एंगल कहता है 90 डिग्री है, तीसरी के इक्वल नहीं होता। अल्फा और गामा को 90 लिया है, बीटा विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक। और लास्ट वन है ट्राइक्लिनिक। यूजुअली हम लोग जब कोई भी शेप असाइन ना कर पा रहे हो, कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो तब आखिरी एंड ऑप्शन रह जाता है कि इसमें ए बी और सी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा और गामा एंगल भी 90 डिग्री के नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ शेप विल बी कॉल्ड एज ट्राइक्लिनिक शेप। तो ये 5 6 7 शेप्स हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। तो इनकी कंडीशंस आपके जहन में होनी चाहिए थोड़ी सी। ये पहली आखिरी एक दूसरे के अपोजिट आ गई। हेक्सागोनल में एक एंगल 120 का होना जरूरी है, तो टेट्रागोनल में टेट्रागोन बनती है तो एंगल सारे 90 डिग्री, एक साइड लेंथ डिफरेंट हो जाती है। इनको इस तरह से याद रखना है आपने। पैकिंग इन सॉलिड्स, अब यूजुअली दो तरह की पैकिंग होती है सॉलिड्स के अंदर। एक को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वन इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 2 3 टाइप पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक्चुअली पहली लेयर और तीसरी लेयर तीनों डिफरेंट होती हैं, और चौथी लेयर पहली जैसी होती है। इसको एबीसी 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 टाइप पैकिंग का नाम भी देते हैं, और 1 2 3 1 2 3 1, यानी हर चौथी लेयर वन, लेयर नंबर 1 2 3 1 2 3, तो हर चौथी लेयर सेम आती जाती है, या इसको बोलें ए बी सी ए, यानी इसके बाद फिर ये चौथी लेयर सेम, और इसके ऊपर वाली लेयर ये अगेन ए बी आएगी, उसके ऊपर वाली लेयर अगेन सी आएगी। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग विल बी कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरी आपकी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग को ए बी टाइप या 1 2 1 2 1 2 टाइप पैकिंग का नाम देते हैं। इसमें ऑड लेयर एक जैसी होती है, इवन लेयर एक जैसी होती है, यानी ये ए जैसी, बी लेयर बी जैसी, तो ऑड नंबर लेयर 1 3 5 7 एक जैसी होती हैं, और इवन नंबर लेयर 2 4 6 टाइप ये एक जैसी होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों पैकिंग के अंदर तकरीबन 74% स्पेस कवर्ड होती है, बाकी 36% एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। असल में वो एम्प्टी स्पेसेस क्यों रहती हैं? मेटल्स के जो एटम्स हैं उनको स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है, तो ये स्फेरिकल है, तो जब स्फीयर्स को एक दूसरे के साथ आप जोड़ते हैं तो दरमियान में लाजमी इंटरस्टाइसेस बाकी रहती हैं। तो दीज आर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, बट even in this efficient packing only 74% is covered and 36%, sorry 26% is left behind, 20% इसमें empty रह जाता है। Packing and crystal structures can be determined by X-rays diffraction technique. X-rays diffraction technique से हम लोग ये crystal structures को determine करते हैं, packing को determine करते हैं। दो तरह की X-rays क्रिस्टलोग्राफी की जाती है। ये एक्सरेज एनालिसिस दो तरह का, एक्सरेज डाइफ्रैक्शन एक बोलते हैं पाउडर मेथड, और एक बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल क्रिस्टलोग्राफी। सिंगल क्रिस्टल में यूजुअली हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करते हैं, इंटरलेयर डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल d is the distance between the two layers, lambda is the wavelength which you are using, जो लाइट रेडिएशन एक्सरेज आप यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, और n is the order of diffraction के कौन सी लेयर से आप डाइफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं। सेकंड मेथड पाउडर सिंगल क्रिस्टल की जाती है, इससे भी हम लोग एंगल्स के बारे में ये वाले जो अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा, इनको हम लोग सिंगल क्रिस्टल एनालिसिस से और इवन पाउडर एनालिसिस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर का आगे लेक्चर एक आना है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का, तो उसके अंदर हम लोग इन पॉलीमर्स को पॉलीमर, थर्मोपॉलीमर्स, उसके अलावा हमारे पास होते हैं पॉलीमर्स डिफरेंट टाइप्स के,
नेचुरल पॉलीमर्स भी हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंपोजिट मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इनको आप बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। जैसे कभी आप लोगों ने ये फाइबर ग्लास देखा हो ना, तो फाइबर ग्लास के अंदर आप उसको काट कर देखें या तोड़ कर देखें तो उसके अंदर फाइबर से होते हैं जिनको इम्बेड किया गया होता है किसी फ्लक्स मटेरियल के अंदर। तो दिस टाइप ऑफ टू मटेरियल्स व्हेनेवर गिव स्ट्रेंथ टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड एज कंपोजिट मटेरियल। कॉन्सेप्ट स्टार्ट से चलता आ रहा है, ये जो हम लोग लेंटर डालते हैं, तो लेंटर में वो जो सीमेंट और बजरी मिली हुई है दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स मटेरियल, और उसके अंदर जो आयरन के हम लोग रॉड लेते हैं दे विल बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट मटेरियल। तो फ्लक्स मटेरियल और कॉम्पोजिट मटेरियल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्पोजिट मटेरियल को जन्म देते हैं। और ये जो कॉम्पोजिट मटेरियल है इट हैव मच मोर हार्डनेस, मतलब वो अकेला आयरन जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो पूरे लेंटर के ऊपर इतनी ज्यादा बिल्डिंग को उठा सके, और ना ही अकेला सीमेंट। तो लेकिन इन दोनों मटेरियल को जब हम लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, एक फाइब्रस मटेरियल होता है फाइबर लाइक, और दूसरा मटेरियल फ्लक्स मटेरियल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कंपोजिट का नाम देते हैं। मटेरियल जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बने, और इनकी यूजुअली सेपरेट फेजेस होती हैं। हमने अभी जैसे बात की है कि सेपरेट फेज एक मटेरियल होता है फाइबर लाइक और दूसरा फ्लक्स लाइक। तो वन कंपोनेंट इन दिस वन मटेरियल इज इन मोर अमाउंट, एक कंपोनेंट ज्यादा amount को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट मैट्रिक्स, और सेकंड मटेरियल जो लेस अमाउंट में होता है दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट मटेरियल। तो इन दोनों से मिलकर एक कंपोजिट बनता है। मोस्टली इफेक्टिव composites आर सिरामिक्स फाइबर्स एंड सिरामिक मटेरियल्स मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं सिरामिक मटेरियल्स को। ये आमतौर पर आप देखें, ये केबी वगैरह वायर चल रही होती हैं, तो जहाँ से ये वायर पोल के ऊपर से गुजरती हैं तो लकड़ी के साथ एक सिरामिक की बॉटल सी रखी हुई होती है जिसके ऊपर से वायर गुजर रही होती है, तो ये एक्चुअली वहाँ पर कंप्लीटली इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ये जो बड़े ज़्यादा पावर के स्विचेस होते हैं, एसी वगैरह के लिए स्विच आप लोग लगाते हैं, तो वो सिरामिक्स के बने हुए होते हैं ताकि ओवरहीट होने पर मेल्ट ना हो जाए। तो सिरामिक को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इसके साथ-साथ सुपर कंडक्टर्स के तौर पर सिरामिक्स भी यूज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इनको हम लोगों ने पहले वैसे पढ़ा भी है सेमीकंडक्टर वो कार्बन और सिलिकॉन के चैप्टर में। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर होती है। ये अगर प्योर फॉर्म को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, अगर इनके अंदर कोई इम्प्यूरिटी हम लोग शामिल कर दें तो फिर इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। इम्प्यूरिटी शामिल करने के प्रोसेस में डोपिंग करते हैं हम लोग। तो इन सेमीकंडक्टर्स की जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम है, तो उसकी डोपिंग अगर हम लोग किसी ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी से कर दें तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, और किसी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से अगर कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो डोपिंग करने से ये एक्सट्रिंसिक मटेरियल बनते हैं। अब इस एन और पी टाइप इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़कर आप डायोड्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स इनको बोला जाता है। उसके साथ साथ आप इनसे ट्रांजिस्टर वगैरह वो बनाते हैं, और ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको ये कंप्यूटर चिप्स के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, या लैपटॉप का जो मदरबोर्ड जिन जिन का भी यूज़ होता है उसके अंदर हम लोग इनको रेक्टिफायर्स को, ट्रांजिस्टर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एक्चुअली होता है मिक्सचर ऑफ गैसियस एटम्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनको प्लाज्मा बोलते हैं। ये या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है या वैक्यूम में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ये जो ट्यूब लाइट्स हैं हमारी, ट्यूब लाइट्स के अंदर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। नियॉन लाइट्स आते हैं, नियॉन साइंस आते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट कलर्स की हम लोग बना सकते हैं। तो इसकी कॉम्पोजिशन अब लिखी हुई है। ये कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, इट कंपोज्ड ऑफ गैसियस एटम्स, आयन, ये गैसियस एटम्स पर, आयंस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, और इन तीन चीजों पर, गैसियस एटम, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है।
और ये चूंकि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन भी हैं, गैसियस एटम और फिर इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इट हैव एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसकी कॉम्पोजिशन में या इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं। तो सो इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्लाज्मा स्टेट्स को इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और इन ऑर्डर टू चेक द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यूजेज एप्लीकेशन इसकी क्या है, एक तो हमने बोला ट्यूबलाइट्स के अंदर यूज करते हैं, फिर दूसरा नियॉन साइन, एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड एक्सेट्रा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको स्टिलाइजेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसको प्लाज्मा स्क्रीन टीवीज आ रहे हैं आजकल, उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और यूजुअली अब साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके प्लाज्मा प्रोड्यूस कर लें। इस तरह अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा किया गया तो दैट वन विल बी मच बेटर इन द फ्यूचर। उसको हम लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे या वो बहुत इजीली यूजेबल होगा। इट वाज ऑल अबाउट सॉलिड्स। तो मैं इनके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एमसीक्यूज इसके मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी इस चैप्टर के पूरे के। तो उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और साथ अगला नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज जी। डिस्कशन